कि आए नहीं थे जो किसी के स्वप्न में और ना किसी के ध्यान में। वेद प्रश्न पहले हल हुए थे एक इसी हिंदुस्तान में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सान पंडित में। आज का विषय थोड़ा सा अलग है। आज गणित और ज्योतिष से संबंधित बातों की चर्चा होगी, वेद की चर्चा होगी। मैं आपको बता दूं, प्राचीन काल में ऋषि ग्रह, नक्षत्रों, तारों से होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा लिया करते थे। इसका उदाहरण मिलता है महाभारत काल में। कितनी सटीक और सूक्ष्म उनकी गणित थी। महाभारत काल में व्यास ऋषि का वर्णन है। जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं 15-15 दिन के, 15 दिन की पूर्णिमा, 15 दिन की अमावस्या, महर्षि व्यास ने कुछ अनिष्टकारी ग्रह स्थितियों का वर्णन किया है। जो पक्ष कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा, अमावस्या 15-15 दिन के होते हैं, वे कहते हैं कि उन्होंने 15 दिन का पक्ष, 14 दिन का और 16 दिन का तो सुना है, परंतु 13 दिन का पक्ष और उसी मास में त्रयोदशी के दिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कुछ अनिष्टकारी होने जा रहा है। फलतः महाभारत का युद्ध लड़ा गया। हजारों लोगों की जान गई, लाखों लोगों की जान गई। कहीं ना कहीं महर्षि व्यास ने पहले अनुमान लगा लिया था कि कुछ अनिष्टकारी होने जा रहा है। यही मैं आपका एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 15 जनवरी 1934 को एक प्रलयकारी भूकंप आया। डेट 15 जनवरी 1934 को बिहार और नेपाल में एक प्रलयकारी भूकंप आया। मैं आपको बता दूं, इस समय भी जिसमें हजारों लोगों की जान गई, मैं आपको बता दूं उस समय भी यही स्थिति देखी गई। 15 दिन का पक्ष 13 दिन का था और एक ही मास में, एक ही महीने में उसी तारीख को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। उस समय भारत के पंडितों ने, भावी ज्योतिषियों ने बार बार विपत्ति की घोषणाएं की। अंग्रेजी पत्र में इश्तिहार निकाले, हिंदी पत्रों में घोषणाएं की, पर लोगों ने उनको पुराना और बेवकूफ समझकर उनकी बातों पर ध्यान न दिया। फलतः आखिरकार 15 जनवरी 1934 को वह प्रलयकारी भूकंप आया और हजारों लोगों की जान गई। भारतीय ज्योतिषियों की इस भविष्यवाणी का सत्य होना बतलाता है कि जहां स्थूल विज्ञान भविष्य के भीतर नहीं देख सकता, वहां फलित ज्योतिष उसके सूक्ष्म रूपों से भी परिचित है। ऐसी ही घटनाएं बाद में देखी गई। सन 1965 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, तब भी 13 दिन का पक्ष था। 1999 के कारगिल युद्ध में भी 13 दिन का पक्ष देखा गया। कहीं ना कहीं हम अपने ग्रंथों पर, ज्योतिषियों पर, ज्योतिष पर उतना ज्यादा विश्वास नहीं कर पाते। ज्योतिष में कितना गणित का इस्तेमाल होता है मैं आपको बता दूं। अगर ज्योतिष भाषा है तो गणित उसकी व्याकरण है। हमारे ऋषियों ने जंगलों में रहकर, वल्कल वस्त्र पहनकर, जंगली फल फूल खाकर, कंदमूल खाकर जो सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान अर्जित किया है। समय का, नक्षत्रों का, ग्रहों का जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी उनके पास थी, वह कितनी सटीक थी। समय की गणना हो, वैदिक ज्योतिष हो, समुद्र शास्त्र हो, गणित विद्या हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी उनके पास थी। मैं आपको बता दूं, सन 1930 के पहले, मतलब कि विक्रम संवत 1987, हमारे वेदों और हमारी पुरातन गणित के अनुसार पृथ्वी की आयु 1,95,58,85,031 वर्ष थी। ये हमारे वेद कहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सन 1930 की। फिर एक आर्टिकल निकलता है अमृत बाजार पत्रिका में, सर जे जेम्स का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। डॉक्टर जे जेम्स लिखते हैं, मिस्टीरियस यूनिवर्स पर कि पृथ्वी की उत्पत्ति को तकरीबन 2 अरब वर्ष हो गए। तो हमारे पुरातन गणितज्ञ यही तो बता रहे थे कि उनका अनुमान समय को लेकर, गणित को लेकर कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म था। डॉक्टर केरू अपनी किताब में लिखते हैं, जब वो ऑब्जर्व करते हैं, 1017 ईस्वी में अरब देश का एक गणितज्ञ अलबरूनी भारत आया। उसने भारतीय गणितज्ञों पर, भारतीय गणित विद्या पर शोध किया, ज्योतिष पर शोध किया। अलबरूनी कहता है सूक्ष्म से सूक्ष्म विधि जो भारतीय गणितज्ञों के पास थी, वह पूर्णतः आधारित विज्ञान पर ही है। उसके 800 वर्ष बाद डॉक्टर हंटर भी इसी बात से सहमत होते हैं। डॉक्टर केरू अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि भारतीय गणितज्ञों और ज्योतिषियों का अनुमान, उनकी गणित करने की विधि पूर्णतः वैज्ञानिक थी, विज्ञान पर आधारित थी और पूर्णतः सटीक थी। क्योंकि समय का, नक्षत्रों का, गणित का, ज्योतिष का, अन्य विद्याओं का ज्ञान जो हमारे पुरातन ग्रंथों में था, जो हमारी विधियां थी, वह बिल्कुल सटीक थी। समय का ज्ञान भी हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म था। मतलब कि भारतीय गणित का, भारतीय ज्योतिष का, भारतीय पुरातन ग्रंथों का सूर्य हजारों सालों से विद्यमान था, हजारों सालों से प्रज्वलित था। लेकिन अभाग्यवश कहें या आलसवश कहें, अंग्रेजों के बाद जो हमें इतिहास पढ़ाया गया, हमारी आंखों पर अंग्रेजी चश्मा लगाया गया, उससे ही हमें अपने ग्रंथ दिखाई दिए। अंग्रेजी चश्मे से ही हमें भारतीय गणित, भारतीय ज्योतिष, भारतीय विद्याएं दिखाई देती है। ये चश्मा हमारे ऊपर अंग्रेजी तो लगा के गए थे। अब मैं बात करूं कुछ तथ्यों की, तो 1017 में जब अलबरूनी गणितज्ञ, अरब देश का गणितज्ञ, भारतीय ग्रंथों को समझने, उन पर शोध करने भारत आया, तब उसने एक
पुस्तक लिखी, उसका नाम था तारीख अल हिंद। अगर इसका हिंदी भाषा में अनुवाद करें तो भारतीय इतिहास। अलबरूनी अपनी किताब में लिखता है कि उसने दुनिया के तमाम देशों का भ्रमण किया, तमाम सभ्यताओं का भ्रमण किया, अलग अलग भाषाओं के अंगों को सीखा। वह कहता है अपनी किताब में कि अलग अलग सभ्यताओं में 1000 की संख्या के आगे तक का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं मिला। 4 अंकों की संख्याओं तक की उसने गणित सीखी अन्य सभ्यताओं में, परंतु वह लिखता है कि हिंदुओं में, हिंदू सभ्यता में 18 अंक की संख्या का भी नाम है जिसे परार्धक कहते हैं। ये अलबरूनी अपनी किताब में लिखता है। फिर उसके बाद सर मानियर विलियम्स कहते हैं कि बीज गणित और रेखा गणित, अलजेब्रा और लाइन मैथमेटिक्स का यूज और ज्योतिष के साथ उसका प्रयोग हिंदू सभ्यता में ही देखने को मिलता है सबसे पहले। डॉक्टर थीवो अपनी किताब में लिखते हैं कि लाइन मैथमेटिक्स के लिए, रेखा गणित के लिए यह पूरा संसार हिंदुस्तान का ऋणी है। लाइन मैथमेटिक्स के मूल सिद्धांत निकाले और उसे यूनानियों तक पहुंचाए। मतलब कि अगर सिर्फ गणित विद्या की बात करें तो हम कितने वर्ष पुराने थे, हमारे पास ग्रंथों से, विधियों से हम सबसे आगे थे। ये मैं कहता हूँ और साथ में साथ इतिहास भी कहता है। यहाँ एक पंक्ति देखने को मिलती है, डरकर कठोर कलंक से व सत्य के आतंक से कहते अरब वाले अभी तक हिंद शाही अंक से। क्योंकि अरब देश में रहने वाले लोग गणित विद्या को हिंद शाही कहते हैं और वह मानते हैं कि उन्होंने गणित हिंदुस्तानियों से सीखी। फिर उन्होंने इसका प्रचार यूनानियों में किया, यूरोप में किया। मेरा कहने का अभिप्राय बस इतना ही है कि हमारे सनातन धर्म में इतनी पुरानी विद्याएं थी और हम आलस में कहें या अभाग्य में कहें, एक तो विदेशी आक्रांताओं द्वारा हमारी असंख्य पुस्तकें जला दी गई, पुस्तकालय जला दिए गए, विद्यालय जला दिए गए जानबूझकर, क्योंकि वो ग्रंथ, वो विद्याएं संस्कृत भाषा में होने के कारण उनकी समझ से परी थी। फिर जो कुछ पुस्तकें बच गईं, कुछ विद्याएं जो बच गईं, 80% जलने के बाद मान लीजिए 20% या 15% जो पुस्तकें थी, जो ज्ञान था, गूढ़ ज्ञान था, जो विद्याएं थी, जो ग्रंथ थे, वो कुछ दम्भी लोगों के हाथ लग गए। मतलब उन्होंने इसको अपने पास तक ही रखा और उनकी संतानें निकली नालायक। उनकी रुचि नहीं रही उन ग्रंथों में, उन विद्याओं में। क्या हुआ? ग्रंथों में, पुस्तकों में दीमक लग गए, कीड़ों से चटवा डाला है ऐसे दम्भी व्यक्तियों ने। अनेक विद्या भंडार जब जल गए, फिर जो बच गए उनका कोई यूज नहीं हुआ, उनको प्रयोग में नहीं लाया गया, तो वो कीड़ों की भेंट चढ़ गए, दीमक लग गए, ग्रंथ खत्म हो गए, किताबें नष्ट हो गईं। फिर भी जो हमारी विद्याएं, जो ज्ञान बचा, वह संस्कृत भाषा में होने के कारण हमारे बुद्धिजीवियों को समझ में नहीं आया। फलतः रुचि नहीं रही, हमारी जनरेशन को बताया नहीं गया। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेजी चश्मा लग गया ना। पाश्चात्य सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर को हमने इतना फॉलो किया कि अपनी सभ्यता, अपने ग्रंथ, अपनी विद्याएं हम भूल गए। ना उनका प्रचार हुआ, ना प्रसार हुआ। यहाँ मुझे मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ पंक्तियां याद आती है कि आए नहीं थे जो किसी के स्वप्न में और ना किसी के ध्यान में, कि आए नहीं थे जो किसी के स्वप्न में ना किसी के ध्यान में। वे प्रश्न पहले हल हुए थे एक इसी हिंदुस्तान में। वृतांत पहले व्योम का था, हमी ने प्रकटित किया। वह क्रांति मंडल था हमी से जो अन्य देशों ने लिया। थे आर्यभट्ट भास्कर तुल्य ज्योतिर्विद यहाँ, अब भी हमारे मान मंदिर वर्णी नहीं कहा। आकार देख, प्रकार देख, हम जान जाते आप ही। वे शास्त्र सामुद्रिक सीखते थे, बनाते थे आप ही। विज्ञान से भी फलित ज्योतिष हो रहा अब सिद्ध है, यद्यपि अविज्ञों से हुआ वह निंद और निषिद्ध है। देखिए, यह वीडियो मेरा प्राचीन विद्या, ग्रंथ, ज्योतिष विद्या, इनकी रक्षा के लिए है, इनमें रुचि बढ़ाने के लिए है, इनको समझने के लिए है। और हमारे यहाँ इतने प्रकांड विद्वान हुए हैं, गणतज्ञ हुए हैं, ज्योतिषी हुए हैं, ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं, जिस पर मुझे गर्व है और आपको भी गर्व होना चाहिए। सनातनी सभ्यता, हमारे ग्रंथ, हमारी गणित करने की तकनीक, हमारी ज्योतिष, हमारे नक्षत्र, ग्रह, समय, जो सटीक जानकारी, जो खोजें हमने की हैं, वही संसार में हमारे ही द्वारा फैलाई गई है। इसे मानने और समझने की हमें जरूरत है, इनकी रक्षा की जरूरत है, इन पर गर्व करने की जरूरत है। धन्यवाद।